फ्रेंड्स, वेलकम टू चंपारण एकेडमी। जो हमारी ज्योग्राफी की पिछली क्लास थी उसमें हमने प्लैनेट क्या होते हैं वो देखा था, उपग्रह के यानी सैटेलाइट क्या होते हैं वो देखा था। आज की क्लास में जो हमारी 8 प्लैनेट थी उसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो मेनली हम पर डे 2 प्लैनेट को पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो हैक्टिक हो जाएगा और ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। तो आज की क्लास में हम ओनली 2 प्लैनेट को पढ़ने वाले। कौन कौन से? जो शुरू के 2 प्लैनेट थे, मरकरी यानी बुध और शुक्र। आज की क्लास में हम ये दोनों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि सबसे पहले मरकरी के बारे में शुरू करते हैं, क्योंकि ये सूर्य के सबसे करीब है। तो आइए शुरू करते हैं। जो बुध है यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यानी स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन है? तो वो हमारा मरकरी यानी बुध है, तथा सूर्य से सबसे निकट ग्रह है। और ये नियरेस्ट प्लैनेट भी, जो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है तो वो मरकरी है। यहाँ पे सूर्य है, इसके जस्ट बगल में ही मरकरी है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है तो वो है मरकरी, और सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन है तो वो है मरकरी। ये दोनों का आंसर क्या होगा? मरकरी होगा। इसका कोई भी उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है। जो मरकरी है इसका कोई भी सैटेलाइट यानी उपग्रह नहीं है। इसका पहले उपग्रह था, लेकिन ये सूर्य इतना बड़ा है, ये इतना पावरफुल है कि ये इसके जो सैटेलाइट है इसको अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से इसको खींच लिया। क्योंकि ये बुध बहुत बड़ा मतलब साइज में थोड़ा बड़ा है तो इसको खींच नहीं पाया है। लेकिन एक समय आएगा जब हमने क्या पढ़ा था? तारों का अंत। तारों का अंत कैसे होता है? जब तारा लाल दानों यानी रेड जाइंट बनते हैं तो तारा का अंत होता है। तो जिस दिन ये जो हमारा सन है ये भी एक तारा है, जिस दिन ये रेड जाइंट बनेगा तो ये सबसे पहले किसको खत्म करेगा? बुध को, उसके बाद शुक्र को। तो इसके उपग्रह यानी सैटेलाइट को कौन खींच लिया? सन खींच लिया। फिलहाल बुध के पास यानी मरकरी के पास कोई सैटेलाइट है तो फिलहाल कोई उसके पास सैटेलाइट नहीं है। मरकरी का परिभ्रमण यानी रोटेशन 58.6 दिन का होता है। मतलब जो मरकरी है ये अपने जगह पर एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है? पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो 58.6 दिन का टाइम लगता है। जो अपने जगह पर जब अपने जगह पर यदि चक्कर लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन यानी परिभ्रमण बोलते हैं। मरकरी सूर्य का परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन 28 दिन में पूरा कर लेता है। यानी जो मरकरी यानी बुध है वो ये सूर्य का जो परिक्रमा है ये पूरा यहाँ से सूर्य का इसका एक ऐसे कक्ष होगा। तो ये बुध है, इसको ये पूरा कंप्लीट करने में कितने दिनों का टाइम लगता है? तो 88 दिनों का टाइम लगता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन। रोटेशन होता है जब ये अपने जगह पे घूमेगा तो रोटेशन, और ये जब ऑर्बिट में घूमेगा, इसका एक रास्ता रहेगा यहाँ पे घूमेगा तो उसको बोलेंगे क्या? परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन बोलेंगे। तो रोटेशन में कितना टाइम लगता है? तो 58.6 दिन का लगता है। और परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन में कितना दिन लगता है? तो वो 88 दिन का समय लगता है। यह पृथ्वी के आकार से लगभग 18 गुना छोटा है। जो मरकरी है वो पृथ्वी के आकार से लगभग कितने छोटा है? लगभग 18 गुना छोटा है। मतलब क्या कह सकते हैं कि 1 अर्थ इक्वल टू कितना मरकरी? 18 मरकरी। एक तरफ एक पृथ्वी को रखेंगे और दूसरी तरफ 18 मरकरी को रखेंगे तो दोनों का भार एक बराबर होगा। यह इस ग्रह पर कोई भी गैस नहीं है, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, CO2। यानी इस ग्रह पे कोई गैस नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है ही नहीं। क्योंकि जीने के लिए कौन सा जरूरी और गैस जरूरी है? तो जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, और इस प्लैनेट पे कोई गैस अवेलेबल ही नहीं है, तो यहाँ पर जिंदगी संभव ही नहीं है। इस ग्रह पर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं है। यानी जो मरकरी ग्रह है, मरकरी प्लैनेट है, उस पर क्या है? उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एटमॉस्फेयर ना होने के कारण इस पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या परेशानियां हो सकती है, आइए उसको देखते हैं। वायुमंडल ना होने के कारण ये ऊष्मा यानी हीट को रोक नहीं पाता है। यानी इस पे वायुमंडल नहीं है तो इससे क्या होता है? जो हीट सूर्य से आता है उसको रोक नहीं पाता है, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जिस कारण इसका तापमान कितना हो जाता है? 420 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है, और यहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है? 400 डिग्री सेल्सियस दिन में तापमान हो जा रहा है।
कोई आदमी यहाँ पर रह पाएगा, एकदम बॉयल हो जाएगा। तथा रात में -180 डिग्री तापमान हो जाता है, और रात में कितना हो जाता है, -180 डिग्री तापमान हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जम जाता है, और यहाँ पे रात में तापमान कितना हो जाता है, -180 डिग्री हो जाता है। मतलब दिन में यहाँ पे पूरा एकदम झुलस के मर जाएंगे और रात में बर्फ जम के मर जाएंगे। तो यहाँ पे जीवन संभव ही नहीं है, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अर्थात इस ग्रह पे सर्वाधिक तापांतरण यानी 600 डिग्री देखा जाता है। यानी इस ग्रह पे सबसे ज़्यादा तापमान में डिफरेंस देखा जाता है, तापमान में अंतर देखा जाता है। क्योंकि दिन में कितना हो जाता है, 420 डिग्री हो जाता है, और रात में कितना होता है, -180 डिग्री हो जाता है। जब ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर आएगा, तो 600 डिग्री सेल्सियस का आएगा, जो किसी भी ग्रह की अपेक्षा इस पे सर्वाधिक देखा जाता है। इतना यदि टेम्परेचर में डिफरेंस किसी ग्रह पे नहीं देखा जाता है। यहाँ जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। यानी ये इस ग्रह पे यानी मरकरी ग्रह पे जीवन जीने का सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे एक तो पहले कोई गैस अवेलेबल नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई गैस नहीं है। ऊपर से दिन में टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 420 डिग्री हो जा रहा है। 420 डिग्री आप लोग जानते हैं किस चीज़ का नंबर है। तो दिन में टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 420 डिग्री टेम्परेचर हो जा रहा है, और रात में कितना हो जा रहा है, -180 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ पर जीवन जीना पॉसिबल ही नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण इस ग्रह पे सर्वाधिक उल्कापात हुआ है। यानी वायुमंडल ना होने के कारण इस ग्रह पे क्या हुआ है, सबसे ज्यादा उल्कापात, यानी उल्का पिंड होते हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे गिरे हैं, तो वो बुध यानी मरकरी पर गिरे हैं। क्यों, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे हमारे पृथ्वी के पास अपना वायुमंडल है। इसमें जब हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ेंगे कि 5 तरह के हमारे वायुमंडल का लेयर है, जिसमें पहला है ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो ये 5 जो डिफरेंट लेयर है, वायुमंडल के लेयर है, इनका अलग अलग काम है। कोई बहुत ज़्यादा गर्म है, कोई बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो हम जब देखेंगे तो हमारा जो 4 नंबर पे है वो थर्मोस्फीयर है, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। कोई भी चीज़ बाहर ऊपर से आती है तो उसको वो इतना हीट कर देता है। और उसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर पे जो मेसोस्फीयर है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, -90 डिग्री के करीब में है। तो जब कोई भी वस्तु आप जानते हैं कि जब गर्म हो जाएगा और उसको एक अचानक ठंडा करेंगे तो उसमें क्या होता है, एक विस्फोट होता है। तो इस कारण हमारी पृथ्वी बची रहती है, क्योंकि इसके पास वायुमंडल है। लेकिन जो मरकरी जो बुध ग्रह है, इसके पास वायुमंडल ना होने के कारण जितने भी उल्का पिंड होते हैं डायरेक्ट उस पर गिर जाते हैं मरकरी ग्रह पे। तो यहाँ पे ऐसे भी आदमी जी नहीं पाएगा। पता चला सोए हैं, ऊपर से उल्का पिंड गिर गया, नीचे दब गए, हो गया काम तमाम। जिस कारण वहाँ बहुत बड़े गड्ढे यानी क्रेटर बने हुए हैं। जब उल्का पिंड जहाँ पे गिरा है तो उल्का पिंड कोई छोटा नहीं होता, बहुत एक शहर बराबर एक उल्का पिंड होता है, इतना बड़ा होता है। तो वहाँ पे जहाँ पे वो उल्का पिंड गिरे हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे गड्ढे बन गए। उस गड्ढे को क्या कहते हैं, उस गड्ढे को क्रेटर कहते हैं। सबसे बड़ा क्रेटर कोलियस बेलिन है। यानी सबसे बड़ा जो क्रेटर है वो कौन सा है, कोरोलिस वेलिन है। आई होप आप मरकरी के बारे में पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। जो दूसरा हमारा ग्रह है वो वीनस है यानी शुक्र है। तो आइए इस ग्रह के बारे में समझते हैं। इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और जाने नहीं देता है, जिस कारण यह सबसे गर्म ग्रह यानी हॉटेस्ट प्लैनेट तथा चमकीला ग्रह ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। इसे सौर मंडल का परिव कहते हैं। यानी जो वेनस ग्रह है वो क्या होता है, वो CO2 उस पर अधिक मात्रा में पाया जाता है, और CO2 होने के कारण क्या होता है, वो क्या करता है, जो सूर्य से जो भी हीट आता है, जो ऊष्मा आता है, उसको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है और उसको जाने नहीं देता है। और जब पकड़ लेता है और जाने नहीं देता है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो जो शुक्र ग्रह है वो बहुत गर्म हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं। तो हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन है, तो वीनस यानी शुक्र है। और जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा चमकेगा भी।
वो चमकीला प्लैनेट भी किसको कहा जाता है, तो वो शुक्र को कहा जाता है। जितना ज़्यादा गर्म होगा, जितना ज़्यादा उसकी जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, वो उतना ही ज़्यादा चमकेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। किसको, तो वीनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं और हॉटेस्ट प्लैनेट भी बोलते हैं। इसे सौर मंडल का परी कहते हैं, यानी जो हमारा शुक्र वीनस ग्रह है उसको क्या बोलते हैं, वो सौर मंडल का परिग्रह बोलते हैं। जब भी कोई भी क्वेश्चन आए कि सुंदर, परी, ये सारे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या लगाना है, ये वीनस लगाना है, क्योंकि ये देखने में सुंदर है, और सुंदर है तो परी जैसा है, ये हॉट भी है, ब्राइटेस्ट भी है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, और ज़्यादा जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वीनस ग्रह है इसमें बहुत सारी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन हो गया, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन हो गया, सुंदर प्लैनेट कौन हो गया, परी प्लैनेट किसको कहते हैं, सुबह का तारा किसको, सुबह का तारा वाला ग्रह किसको कहते हैं, साँझ का तारा वाला ग्रह किसको कहते हैं। ये सारे के आंसर जब होगा तो क्या होगा, वीनस होगा। पृथ्वी के जुड़वा, मौसी, बहन, चाची, चाचा, जितने भी होते हैं, जितने भी पृथ्वी से रिलेटेड पूछ दे कि पृथ्वी का मम्मी कौन है, पृथ्वी के भाई कौन है, पृथ्वी के सहोदर कौन है, तो ये सारे का आंसर क्या होता है, वीनस, यानी हमारा शुक्र ग्रह होता है। इस ग्रह पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे वेल्ड प्लैनेट यानी दम घोटने वाला ग्रह कहते हैं। इस जो शुक्र हमारा ग्रह है, इस पे क्या होता है, इस पे प्रेशर कुकर जैसे समान, जैसे प्रेशर कुकर में होता है ना, जैसे वहां पे स्थिति पाई जाती है, वैसा ही इस ग्रह पे यानी शुक्र ग्रह पे पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये CO2 अधिक होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, रोशनी तो आता है, जो हीट है वो तो आता है, लेकिन उसको जाने नहीं देता है। जब कोई भी चीज़ आएगा और वहाँ से निकलेगा नहीं, तो वो क्या होगा, वहाँ पे एक प्रेशर कुकर जैसा स्थिति पैदा कर देगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि घर में बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, तो उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है। जब एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाएंगे तो वहाँ पर अजीब स्थिति हो जाएगा, दम घुटने जैसे लगेगा। वैसे ही इसके साथ होता है, ये सूर्य के हीट को तो आने देता है, लेकिन सूर्य का जो हीट है उसको ट्रैप कर लेता है, उसको जाने नहीं देता। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो गर्मी है बहुत अत्यधिक हो जाती है, जिस कारण इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको वेल्ड प्लैनेट यानी दम घोटने वाला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अब देख रहे हैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, ब्राइटेस्ट भी है, हॉटेस्ट भी है, और परी है। तो परी है तो इसके कुछ नखरे तो होंगे, तो वो क्या करती है, वो दम घुटने वाली स्थिति पैदा कर ही देगी। तो ये याद करने का तरीका है, इससे ही आपको याद रहेगा कि जो वीनस ग्रह होता है वो ब्राइटेस्ट होता है, सुंदर होता है, हॉटेस्ट होता है। तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, इसको परी ग्रह बोला जाता है। और जब ये परी है तो थोड़ा सा नखरा दिखाएगी, तो ये क्या होता है, दम घुटाने वाला ग्रह होता है। इसे भोर तथा साँझ का तारा यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। जो हमारा शुक्र वीनस ग्रह है, इसको मॉर्निंग तथा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों इसको कहा जाता है, जब मॉर्निंग और इवनिंग में देखेंगे तो लाइट, सूर्य का लाइट रहता है, तो उससे और ज़्यादा, और जो तारे हैं और जो ग्रह है वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जो ये शुक्र ग्रह है, चूंकि ये हॉटेस्ट है और ब्राइटेस्ट है, तो ये क्या होता है, ये चमक, कम रोशनी में, हमारे यहाँ रोशनी होने के बावजूद भी ये दिखाई देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं। ये सुबह और शाम में जल्दी सबसे पहले यही दिखाई देता है, मतलब शाम में सबसे पहले दिखाई देता है और सुबह में सबसे लेट तक दिखाई देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं। जो इसके पास भी कोई उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं है, बुध के जैसा यानी मरकरी के जैसा है। वीनस के पास भी कोई, इसके पास अब सैटेलाइट नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास भी होगा, लेकिन सूर्य ने इसको भी खींच लिया होगा। ऐसा कोई अभी कंफर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि इसके पास था या नहीं, लेकिन ऐसा लगाया जाता है, ऐसा आशा लगाया जाता है कि इसके पास भी होगा, लेकिन सूर्य ने क्या किया होगा, उसको खींच लिया होगा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। यह पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है, यानी जो वेनस है वो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसके जस्ट बगल में वेनस है। ये मंगल है, ये दोनों के बीच, पृथ्वी और मंगल के बीच का जो दूरी है वो अधिक है, लेकिन पृथ्वी और वेनस के यानी अर्थ के बीच में
अर्थ और वेनस के बीच में जो डिस्टेंस है ये कम है, तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो वो वेनस है। यह आकार में, साइज में, आकार यानी साइज में, घनत्व यानी डेंसिटी में तथा व्यास यानी डायमीटर में लगभग पृथ्वी के समान ही है, यानी सिमिलर टू अर्थ है। यानी इसका जो डेंसिटी है, जो साइज है, जो डायमीटर है, व्यास है, वो कैसा है, वो पृथ्वी के समान ही है, लगभग पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसलिए इसे पृथ्वी का सहोदर कहा जाता है, पृथ्वी की भगनी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यानी पृथ्वी से रिलेटेड कोई भी रिश्तेदार पूछे तो उस हमको क्या लगाना है, वो हमको वेनस यानी शुक्र ग्रह लगाना है। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर टू अर्थ है, पृथ्वी के जैसा ही इसका बनावट है, आकार है, सब रचना है। यह अपने अक्ष पे उल्टा घूमता है, अर्थात पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। जो ये 2 नंबर पे वेनस ग्रह है, ये क्या करता है, ये उल्टा घूमता है। सारे ग्रह जो है वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ये वेनस है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। यहाँ पे सूर्योदय है वो पूरब में नहीं होता है, यहाँ पे पश्चिम में होता है। ये याद रखने का तरीका कैसे है, आप लोग जानते हैं कि 2 नंबर लोग हमेशा उल्टा फुल्टा रहते हैं, उल्टा फुल्टा ही काम करते रहते हैं। तो इधर से ये 2 नंबर पे है वेनस, ये भी उल्टा घूमता है। और यहाँ पे इधर से 2 नंबर पे जो वरुण यूरेनस है, अरुण है, ये भी उल्टा घूमता है। तो ये याद रखिएगा कि जो हमारे सौर मंडल में भी है, वही जो यहाँ पृथ्वी पर जैसे है 2 नंबर वाले लोग उल्टा फुल्टा काम करते हैं, वैसे ही सौर मंडल में भी है। जो ये 2 नंबर वाले हैं, इधर से वेनस और इधर से अरुण यानी यूरेनस, ये दोनों उल्टा फुल्टा घूमते हैं। यानी ये यहाँ पे सूरज की इधर होता है, पश्चिम की तरफ होता है, और सूर्योदय पश्चिम की तरफ होता है, और सूर्यास्त कहाँ होता है, पूरब की तरफ होता है। यह जिस कारण यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम में होता है, ये बता चुके हैं। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन यानी रोटेशन करता है। यानी ये अपने अक्ष पर यहाँ पे ये जहाँ पे खड़ा है वहाँ पर उसको घूमने में कितना टाइम लगता है, तो उसको 243 दिन लग जाता है। अपने जगह पे घूमने में कितना टाइम लग जाता है, इसको 243 दिन लग जाता है। जबकि ये सूर्य का परिक्रमा यानी रिवॉल्यूशन 225 दिन में ही पूरा कर लेता है। यानी जो सूर्य है उसको, जो सूर्य है, ये सूर्य है, इसका चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, तो वो 225 दिन में ही लगा लेता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दिन में 243, क्या बोलते हैं उसको, रोटेशन करने में कितने दिन लग रहा है, 243, जबकि रिवॉल्यूशन करने में 225 दिन। यानी यहाँ पे एक दिन 1 साल से भी ज़्यादा बड़ा होता है। बताइए यहाँ पर इंसान को जॉब लग जाए, काम करना पड़े तो क्या होगा, 1 साल में एक दिन 1 साल के बराबर भी नहीं है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक दिन 1 वर्ष के बराबर है, लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक दिन 1 वर्ष के बराबर है। इस ग्रह पर घूर्णन तथा परिक्रमण यानी रोटेशन और रिवॉल्यूशन समान है, यानी सेम है। ये भी कह सकते हैं कि इस पे रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों है, एक समान है, क्योंकि जितना देर में ये अपने अक्ष पर घूमता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, उतना ही दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करने में उतना ही टाइम लगाता है। इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन रात होता है, यानी लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट कहाँ पे होता है, तो वो हमारा शुक्र ग्रह है। जो शुक्र ग्रह यानी वेनस है, उस पर सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। आई होप आज की क्लास आप समझ गए होंगे। हमने क्या कहा था कि हम एक दिन में 2 प्लैनेट को कवर करेंगे, तो आज हमने बुध यानी मरकरी और वेनस को कवर किया है। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम अर्थ को नहीं पढ़ के, अर्थ हमको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, बहुत डीप में जाकर पढ़ेंगे। तो अभी अर्थ को हम रहने देंगे। अब इसके बाद हम मंगल और बृहस्पति को पढ़ेंगे। जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें मंगल यानी मार्स एंड जुपिटर के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्थ है इसमें ये जब शुरू होगा तो ये बहुत लंबा चलेगा, तो अभी इसको शुरू नहीं करते हैं, पहले ही इन लोगों को छोटे छोटे हैं इसको निपटा लेते हैं। उसके बाद हम अर्थ को एकदम सलहनती से पढ़ेंगे, एकदम आराम से पढ़ेंगे, ताकि सब चीज़ें समझ में आए। अभी तक हमने जितनी क्लास की है इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सीरीज लेकर आ रहा हूँ, लड्डू क्वेश्चन सीरीज। तो जितने भी हम लोगों ने अभी तक इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जितने भी क्लास की है, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका एक सीरीज ला रहा हूँ, लड्डू क्वेश्चन सीरीज। ये मंडे से अपलोड होगा। ज्योग्राफी में 8 क्लास हो चुकी है, ये 8वीं क्लास है। और इंडियन पॉलिटी में 5 क्लास हो चुका है, इंडियन हिस्ट्री में 5 क्लास हो चुका है।
तो ये सारे जितने क्लास हो चुके हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं उसको प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लड्डू क्वेश्चन सीरीज होगा ये होगा हमारे शॉर्ट फॉर्म में, यानी रील्स टाइप में, ये वीडियो में ये क्वेश्चन होगा। वहाँ पे भी छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा, तो वो आप लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका फाउंडेशन बन जाएगा, यहाँ से आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको उस लड्डू क्वेश्चन सीरीज के जो शॉर्ट्स होंगे, रील्स होंगे, उसके माध्यम से आपको पता चलेगा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो उन तमाम दोस्त यार और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।